हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे EPS 7 इंटरनेशनल रिलेशंस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, एक्सप्लेन द मीनिंग एंड स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब बताना है और इसका स्कोप समझाकर लिखना है। मतलब ये सब्जेक्ट किन किन एरियाज को कवर करता है, जैसे पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, डिप्लोमेसी, कॉन्फ्लिक्ट, कोऑपरेशन, ग्लोबलाइजेशन, ETC। साथ हाई थियरीज या अप्रोचेस भी मेंशन करना चाहिए। आंसर। इंट्रोडक्शन। इंटरनेशनल रिलेशंस IR बेसिकली उन सभी इंटरैक्शंस का स्टडी है जो अलग अलग कंट्रीज के बीच होती है, जैसे पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल रिलेशंस। यह सब्जेक्ट पहले पॉलिटिकल साइंस का पार्ट था, लेकिन आज ये एक इंटरडिसिप्लिनरी सब्जेक्ट बन गया है जो हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी और लॉ तक को कवर करता है। वर्ल्ड वॉर II और कोल्ड वॉर के बाद इसका स्कोप बहुत एक्सपेंड हुआ। रियलिज्म, हंस मॉर्गन, लिबरलिज्म, कंस्ट्रक्टिविज्म और ग्लोबलाइजेशन थियरीज ने इसके डेवलपमेंट में इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। मेन बॉडी। 1. मीनिंग ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। डेफिनेशन। इंटरनेशनल रिलेशंस का मतलब है स्टेट्स और दूसरे ग्लोबल एक्टर्स के बीच होने वाले इंटरैक्शंस का स्टडी करना। पामर और परकिंस के हिसाब से IR उन सभी कॉन्फ्लिक्ट्स और कोऑपरेशन का स्टडी है जो स्टेट्स और इंस्टीट्यूशंस के बीच होते हैं। कोर आइडिया। IR समझाता है कि स्टेट्स अपने इंटरेस्ट, सिक्योरिटी और सर्वाइवल को कैसे मेंटेन करते हैं। बियॉन्ड स्टेट्स। आज IR सिर्फ स्टेट्स तक लिमिटेड नहीं है, बल्कि NGO, MNC, UN, WTO और लीडर्स, एक्टिविस्ट्स तक एक्सटेंड करता है। 2. हिस्टोरिकल डेवलपमेंट एंड अप्रोचेस। क्लासिकल फेज। IR की शुरुआत वर्ल्ड वॉर I के बाद हुई, जहां फोकस था पीस और इंटरनेशनल लॉ पे। रियलिज्म। हंस मॉजेथा जैसे स्कॉलर्स ने कहा कि IR मेनली पावर और सर्वाइवल की पॉलिटिक्स है। लिबरलिज्म। यह अप्रोच कोऑपरेशन और इंस्टीट्यूशंस जैसे UN पे फोकस करती है। कंस्ट्रक्टिविज्म एंड ग्लोबलाइजेशन। कंस्ट्रक्टिविज्म कल्चर और आइडेंटिटी के रोल को हाईलाइट करता है, जबकि ग्लोबलाइजेशन इकोनॉमीज और सोसाइटीज के इंटरकनेक्टेड होने को एक्सप्लेन करता है। एग्जाम्पल। कोल्ड वॉर एक रियलिस्ट स्ट्रगल थी US और USSR के बीच, जबकि UN एक लिबरल होप था पीस के लिए। 3. स्कोप ऑफ इंटरनेशनल रिलेशंस। IR का स्कोप बहुत वाइड है, जिसमें मल्टीपल डायमेंशंस कवर होते हैं। पॉलिटिकल डायमेंशन। डिप्लोमेसी, वॉर, पीस, अलायंसेस, सिक्योरिटी। एग्जाम्पल। NATO और UN सिक्योरिटी काउंसिल। इकोनॉमिक डायमेंशन। ट्रेड, ग्लोबलाइजेशन, IMF, वर्ल्ड बैंक, इंटरडिपेंडेंस। एग्जाम्पल। WTO ट्रेड डील्स और सप्लाई चेन नेटवर्क्स। लीगल डायमेंशन। इंटरनेशनल लॉ, ट्रीटीज, डिस्प्यूट सेटलमेंट। एग्जाम्पल। ICJ और पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट। सोशल एंड कल्चरल डायमेंशन। ह्यूमन राइट्स, माइग्रेशन, कल्चरल कोऑपरेशन। एग्जाम्पल। UDHR और यूनेस्को। कंटेम्पररी इश्यूज। टेररिज्म, क्लाइमेट चेंज, पैंडेमिक्स, साइबर थ्रेट्स। एग्जाम्पल। कोविड-19 के ग्लोबल रिस्पॉन्स ने दिखाया कि IR हेल्थ गवर्नेंस तक भी पहुंचता है। 4. इंपॉर्टेंस ऑफ स्टडीइंग इंटरनेशनल रिलेशंस। कॉन्फ्लिक्ट्स और पीस एफर्ट्स को समझने में हेल्प करता है। इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की वर्किंग को क्लियर करता है। पॉलिसी मेकर्स के लिए स्ट्रैटेजीज प्रोवाइड करता है। ग्लोबल चैलेंजेस जैसे क्लाइमेट चेंज और टेररिज्म के सॉल्यूशंस ढूंढने में मदद करता है। इंडिविजुअल्स को ग्लोबल सिटीजन बनने के लिए अवेयर करता है। कंक्लूजन। तो ओवरऑल इंटरनेशनल रिलेशंस एक डायनामिक सब्जेक्ट है जो कंट्रीज और ग्लोबल एक्टर्स के रिलेशंस को समझाता है। इसका स्कोप पॉलिटिक्स, इकोनॉमिक्स, लॉ, कल्चर और ग्लोबल इश्यूज तक फैला हुआ है। रियलिज्म और लिबरलिज्म जैसे क्लासिकल थियरीज से लेकर ग्लोबलाइजेशन के मॉडर्न चैलेंजेस तक हमेशा अवॉल्विंग है। यह सब्जेक्ट सिर्फ दुनिया को समझने का टूल नहीं है, बल्कि एक बेटर और पीसफुल वर्ल्ड बनाने का रास्ता भी है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 2. How do you relate colonialization with international relations?
क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाकर लिखना है कि कॉलोनियलिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस का क्या संबंध है। मतलब कैसे कॉलोनियल एक्सपेंशन ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को शेप किया, कॉलोनीज और इंपीरियल पावर्स के बीच रिलेशन कैसे बने और आज तक उनका इम्पैक्ट आईआर में कैसे दिखाई देता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। कॉलोनियलिज्म एक ऐसी पॉलिसी थी जिसमें एक देश दूसरे देश या टेरिटरी को अपने कंट्रोल में लेकर उसका इकोनॉमिक, पॉलिटिकल और कल्चरल एक्सप्लॉयटेशन करता था। इंटरनेशनल रिलेशंस, आईआर, बेसिकली स्टेट्स और ग्लोबल एक्टर्स के बीच के रिलेशंस का स्टडी है। कॉलोनियलिज्म और आईआर काफी स्ट्रांगली लिंक्ड है क्योंकि कॉलोनियल एक्सपेंशन ने ही मॉडर्न वर्ल्ड सिस्टम बनाया। थिंकर्स जैसे हॉब्सन, लेनिन और डिपेंडेंसी थियरिस्ट्स ने इस रिलेशन को एक्सप्लेन किया है। इस आंसर में हम दोनों के कनेक्शन को डिटेल में समझेंगे। मेन बॉडी। 1. कॉलोनियलिज्म मॉडर्न आईआर की नींव। कॉलोनियलिज्म ने यूरोप का इन्फ्लुएंस एशिया, अफ्रीका और लैटिन अमेरिका तक पहुंचाया। इससे एक ग्लोबल पॉलिटिकल और इकोनॉमिक सिस्टम बना जिसमें ट्रेड, डिप्लोमेसी और मिलिट्री अलायंसेस इन्वॉल्व हुए। एग्जाम्पल, बर्लिन कॉन्फ्रेंस 1884-85 जिसमें यूरोप ने अफ्रीका को आपस में डिवाइड कर लिया। यह दिखाता है कि कॉलोनियल राइवलरी आईआर को कैसे अफेक्ट करती थी। इम्पैक्ट। यूरोप की डोमिनेंस वर्ल्ड पॉलिटिक्स में इंस्टीट्यूशनलाइज हुई। कॉलोनीज डिपेंडेंट हो गई इंपीरियल पावर्स पर। नॉर्थ साउथ डिवाइड आज भी आईआर का एक मेजर इशू है। 2. इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डायमेंशंस ऑफ कॉलोनियलिज्म। कॉलोनियलिज्म का मेन पर्पस था रॉ मटेरियल्स लेना और मैन्युफैक्चर्ड गुड्स बेचना। हॉब्सन ने बोला था कि इंपीरियलिज्म का रीजन है सरप्लस कैपिटल के लिए नई मार्केट्स ढूंढना। लेनिन ने इसे हाईएस्ट स्टेज ऑफ कैपिटलिज्म कहा। कॉलोनीज पॉलिटिकल और स्ट्रैटेजिक सेंटर्स भी थे, जैसे इंडिया ब्रिटिश के लिए एशिया में एक स्ट्रॉन्ग बेस था और रशिया के अगेंस्ट एक एडवांटेज। इम्पैक्ट। फॉर्मर कॉलोनीज आज भी अंडरडेवलप्ड है। डिपेंडेंसी थियरी, को-पेरिफेरी रिलेशन को समझाती है। इंटरनेशनल ट्रेड और फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस अनइक्वल रिलेशंस को मैनेज करने के लिए बनाए गए। 3. कॉलोनियलिज्म और इंटरनेशनल कॉन्फ्लिक्ट्स। यूरोपियन कंट्रीज के बीच कॉलोनीज के लिए राइवलरी थी जो वर्ल्ड वॉर I के मेजर रीजंस में से एक था। वर्ल्ड वॉर II में भी कॉलोनीज बैटल ग्राउंड बनी। कॉलोनियलिज्म ने आर्टिफिशियल बॉर्डर्स बनाए, स्पेशली अफ्रीका, मिडिल ईस्ट, जिससे एथनिक और रीजनल कॉन्फ्लिक्ट्स आज भी चल रहे हैं। इम्पैक्ट ऑन आईआर। इसने इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस की जरूरत बढ़ाई, जिसमें यूएन एक मेजर रोल में आया। पोस्ट 1945 डिकोलोनाइजेशन आईआर का एक सेंट्रल थीम बन गया। 4. कॉलोनियलिज्म के बाद डिकोलोनाइजेशन और मॉडर्न आईआर। 1945 के बाद नए इंडिपेंडेंट स्टेट्स ने वर्ल्ड पॉलिटिक्स को रीशेप किया। नॉन अलाइंड मूवमेंट (NAM) एक कलेक्टिव रिस्पॉन्स था फॉर्मर कॉलोनीज का कोल्ड वॉर के टाइम। पॉवर्टी, इनइक्वालिटी और डेवलपमेंट के इश्यूज डायरेक्टली कॉलोनियल लेगेसी से लिंक्ड है। एग्जाम्पल, साउथ साउथ कोऑपरेशन और NIEO डिमांड इस बात को दिखाता है। इम्पैक्ट। आईआर का स्कोप अब ग्लोबल साउथ की तरफ शिफ्ट हुआ। सॉवरेंटी, सेल्फ डिटर्मिनेशन और ह्यूमन राइट्स पर फोकस बढ़ा। रेपरेशंस, ग्लोबल जस्टिस और डेवलपमेंट एड की डिबेट्स आज भी कॉलोनियल हिस्ट्री से जुड़ी हुई है। कंक्लूजन। कॉलोनियलिज्म और इंटरनेशनल रिलेशंस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। कॉलोनियलिज्म ने मॉडर्न इंटरनेशनल सिस्टम बनाया, कॉन्फ्लिक्ट्स को जन्म दिया और इंस्टीट्यूशंस को मजबूर किया कि वो पीस मेंटेन करें। आज भी ग्लोबल इनइक्वालिटीज और नॉर्थ साउथ डिवाइड कॉलोनियल पास्ट का रिजल्ट है। इसलिए आका स्टडी कॉलोनियलिज्म के बिना इनकम्प्लीट है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Define revolution with suitable examples. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें रिवॉल्यूशन का मीनिंग समझाकर डिफाइन करना है, उसके फीचर्स और कॉजेस बताने हैं, और कुछ हिस्टोरिकल एग्जाम्पल्स के साथ एक्सप्लेन करना है। मतलब सिर्फ डेफिनेशन है नहीं, बल्कि कैसे और क्यों रेवोल्यूशंस होते हैं और उनका इम्पैक्ट क्या होता है, यह कवर करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। रेवोल्यूशन का मतलब होता है एक ऐसा तेजी से और फंडामेंटली होने वाला बदलाव जो पूरा पॉलिटिकल, सोशल या इकोनॉमिक सिस्टम बदल देता है। रिफॉर्म्स ग्रेजुअल होते हैं, लेकिन रेवोल्यूशंस रेडिकल और तेजी से होते हैं। कार्ल मार्क्स ने इससे क्लास स्ट्रगल का रिजल्ट बताया, जबकि हन्ना आरेंट ने इससे नया पॉलिटिकल ऑर्डर बनाने का प्रोसेस कहा। इस आंसर में हम रिवॉल्यूशन की मीनिंग, कैरेक्टरिस्टिक्स, कॉजेज और एग्जाम्पल्स डिस्कस करेंगे। मेन बॉडी। 1. मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ रेवोल्यूशन। रेवोल्यूशन शब्द लैटिन वर्ड रेवोल्यूशो से आया है, जिसका मतलब है टर्न अराउंड।
पॉलिटिकल साइंस में इसका मतलब है पूरे सिस्टम ऑफ अथॉरिटी, गवर्नमेंट और सोसाइटी को बदल देना। थेडास्को सीपॉल कहता है कि रिवॉल्यूशन सिर्फ एक पॉलिटिकल इवेंट नहीं, बल्कि एक स्ट्रक्चरल ट्रांसफॉर्मेशन है। कार्ल मार्क्स के मुताबिक रिवॉल्यूशन हमेशा रूलिंग और अप्रेस्ड क्लासेस के बीच स्ट्रगल का नतीजा होता है। की पॉइंट, रेवोल्यूशन का मतलब है एक सुदृढ़ और फंडामेंटल चेंज जो पूरा सिस्टम बदल दे। 2. कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रेवोल्यूशंस। रेडिकल चेंज। ये छोटे रिफॉर्म्स नहीं, बल्कि बड़े और परमानेंट बदलाव होते हैं। मास पार्टिसिपेशन। ज्यादातर रेवोल्यूशंस में आम लोग, जैसे वर्कर्स और पेजेंट्स, एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हैं। आइडियोलॉजिकल बेसिस। रेवोल्यूशंस आइडियाज पर बेस्ड होते हैं, जैसे लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिज्म या नेशनलिज्म। कॉन्फ्लिक्ट और वायलेंस। बहुत रेवोल्यूशंस वायलेंट होते हैं, पर हर रिवॉल्यूशन में वायलेंस जरूरी नहीं। क्रिएशन ऑफ न्यू ऑर्डर। हर रिवॉल्यूशन का अल्टीमेट एम एक नया पॉलिटिकल या सोशल ऑर्डर बनाता है। 3. कॉजेज ऑफ रेवोल्यूशन। इकोनॉमिक कॉजेज। गरीबी, इनइक्वालिटी और एक्सप्लॉयटेशन रेवोल्यूशंस को जन्म देते हैं। एग्जाम्पल, फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। पॉलिटिकल कॉजेज। जब लोगों को राइट्स और डेमोक्रेसी देने किया जाता है। एग्जाम्पल, रशियन रेवोल्यूशन 1917। सोशल कॉजेज। डिस्क्रिमिनेशन और क्लास इनइक्वालिटी डिसैटिस्फैक्शन क्रिएट करते हैं। एग्जाम्पल, एंटी अपार्टाइड स्ट्रगल इन साउथ अफ्रीका। आइडियोलॉजिकल कॉजेज। डेमोक्रेसी, सोशलिज्म या नेशनलिज्म जैसे नए आइडियाज इंस्पायर करते हैं। एग्जाम्पल, अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776। 4. एग्जाम्पल्स ऑफ मेजर रेवोल्यूशंस। फ्रेंच रेवोल्यूशन 1789। मोनार्की खत्म हुई और लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी प्रमोट हुआ। अमेरिकन रेवोल्यूशन 1776। कॉलोनियल रूल के खिलाफ इंडिपेंडेंस मिली। रशियन रेवोल्यूशन 1917। मोनार्की से सोशलिस्ट स्टेट में ट्रांजिशन हुआ। चाइनीज रेवोल्यूशन 1949। कम्युनिस्ट पार्टी के अंडर पीपल्स रिपब्लिक बना। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इकोनॉमिक था, लेकिन सोशल और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स भी कंप्लीटली चेंज हुए। कंक्लूजन में कह सकते हैं कि रिवॉल्यूशन एक ऐसा इवेंट होता है जो पूरे पॉलिटिकल और सोशल सिस्टम को बदल देता है। हर रिवॉल्यूशन अलग अलग कॉजेज और आउटकम्स के साथ आता है, लेकिन सबका कॉमन गोल होता है नए ऑर्डर को एस्टेब्लिश करना। फ्रेंच, रशियन और मॉडर्न डेमोक्रेटिक मूवमेंट्स इस बात को क्लियरली दिखाते हैं कि रेवोल्यूशंस हमेशा सोसाइटी को नए डायरेक्शन में ले जाते हैं। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 4. Describe few methods of exercising power. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि स्टेट्स अपनी पावर को कैसे एक्सरसाइज करती है। हमें अलग अलग मेथड्स एक्सप्लेन करने हैं, जैसे मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमैटिक, आइडियोलॉजिकल और कल्चरल पावर। एग्जाम्पल के साथ बताना होगा कि इनका इंटरनेशनल पॉलिटिक्स पर क्या इम्पैक्ट होता है। आंसर। इंट्रोडक्शन। पावर इंटरनेशनल रिलेशंस का सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। सिंपल शब्दों में, पावर का मतलब है एक स्टेट का दूसरे स्टेट के बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करना। स्टेट्स अपनी पावर यूज करती है नेशनल इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करने के लिए, इन्फ्लुएंस बढ़ाने के लिए और सिक्योरिटी मेंटेन करने के लिए। ये पावर कभी हार्ड मीन्स, फोर्स, कोअर्शन से होती है और कभी सॉफ्ट मीन्स, कल्चर, पर्सुएशन से। हंस मॉर्गन्थू ने पावर को रियलिज्म का मेन एलिमेंट माना और जोसेफ नए ने सॉफ्ट पावर का आइडिया दिया। अब हम देखते हैं पावर एक्सरसाइज करने के मेन मेथड्स। मेन बॉडी। 1. मिलिट्री पावर। मिलिट्री पावर सबसे ट्रेडिशनल और डायरेक्ट मेथड है। स्टेट्स अपनी आर्मी यूज करती हैं अपने टेरिटरी डिफेंड करने, अग्रेशन रोकने या इन्फ्लुएंस प्रोजेक्ट करने के लिए। एग्जाम्पल, यूएस का इराक इन्वेजन 2003 और नाटो की अफगानिस्तान में ऑपरेशन। न्यूक्लियर वेपन्स भी डिटेरेंस का एक मेथड है, जैसे कोल्ड वॉर में यूएस सोवियत राइवलरी। अलायंसेस जैसे नाटो भी कलेक्टिव मिलिट्री पावर का एग्जाम्पल है। 2. इकोनॉमिक पावर। इकोनॉमिक स्ट्रेंथ भी एक मेजर टूल है। पैसा और वेल्थ स्टेट्स को इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने, मिलिट्री फंड करने और एड देने का चांस देती है। इकोनॉमिक सैंक्शंस राइवल्स पर प्रेशर डालने का तरीका है। एग्जाम्पल, यूएस सैंक्शंस ऑन ईरान एंड रशिया। ट्रेड और इन्वेस्टमेंट भी एक तरीका है पावर दिखाने का। एग्जाम्पल, चाइना का बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। 3. डिप्लोमैटिक पावर। डिप्लोमेसी मतलब नेगोशिएशन और कम्युनिकेशन। ये एक पीसफुल मेथड है पावर यूज करने का।
स्टेट्स ट्रीटीज साइन करती है, कोलिशंस बनाती है और यूएन जैसे ऑर्गेनाइजेशंस यूज करती हैं अपने इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए। एग्जाम्पल, इंडिया की डिप्लोमेसी इन क्लाइमेट चेंज टॉक्स या यूएस मीडिएशन इन मिडिल ईस्ट पीस टॉक्स। 4. आइडियोलॉजिकल और कल्चरल पावर, सॉफ्ट पावर। जोसेफ नय ने सॉफ्ट पावर का कॉन्सेप्ट दिया जिसमें एक स्टेट अपने कल्चर, वैल्यूज और आइडियोलॉजी के थ्रू इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, अमेरिकन कल्चर का स्प्रेड थ्रू हॉलीवुड और यूनिवर्सिटीज, इंडिया का इन्फ्लुएंस योगा, बॉलीवुड और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के जरिए। कोल्ड वॉर के टाइम पे सोवियत यूनियन ने कम्युनिज्म को प्रमोट करके आइडियोलॉजिकल पावर एक्सरसाइज किया। 5. टेक्नोलॉजिकल और इंफॉर्मेशन पावर। आज के डिजिटल एरा में टेक्नोलॉजी और इंफॉर्मेशन सबसे स्ट्रॉन्ग पावर टूल्स बन गए हैं। एग्जाम्पल, यूएस का सिलिकॉन वैली, चीन का 5G टेक्नोलॉजी और सोशल मीडिया का रोल पॉलिटिकल ओपिनियंस शेप करने में। साइबर वॉरफेयर और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी नए मेथड्स हैं पावर एक्सरसाइज करने के। 6. इंस्टीट्यूशनल पावर। स्टेट्स अपने इंटरेस्ट प्रमोट करने के लिए इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस का भी यूज करती है। रूल्स और नॉर्म्स बनाकर पावरफुल स्टेट्स ग्लोबल गवर्नेंस को इन्फ्लुएंस करती है। एग्जाम्पल, यूएस का IMF और वर्ल्ड बैंक पर कंट्रोल, चीन का AIIB में रोल। कंक्लूजन। तो कंक्लूजन में पावर एक्सरसाइज करने के कई मेथड्स होते हैं, मिलिट्री, इकोनॉमिक, डिप्लोमेटिक, कल्चरल और टेक्नोलॉजिकल। पहले मिलिट्री पावर डोमिनेंट थी, लेकिन आज के टाइम में सॉफ्ट पावर और इकोनॉमिक टूल्स भी उतने ही इंपॉर्टेंट हैं। जो स्टेट हार्ड और सॉफ्ट पावर दोनों को स्मार्टली कंबाइन करती है, वो ग्लोबल इन्फ्लुएंस गेन करती है। आज के जमाने में पावर सिर्फ कोअर्शन से नहीं, बल्कि पर्सुएशन और अट्रैक्शन से भी होती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information अगर आपको नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है। जरूर चेक करें। थैंक यू।